अबाउट द पॉलीसेकेराइड कि ये 2 टाइप्स के होते हैं, स्टोरेज पॉलीसेकेराइड्स और स्ट्रक्चरल। स्टोरेज जो स्टोरेज का काम करेंगे, स्ट्रक्चरल जो किसी चीज़ को स्ट्रक्चर बनाने में मदद करेंगे। हम लोग स्टोरेज का डिस्कस कर चुके थे, एस स्टार्च, एस स्टोरेज, ऐसे आप याद कर सकते हो, वैसे इसका कोई लिंक नहीं है इसमें। अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन, इसके 2 कंपोनेंट्स होते हैं, कुछ नहीं है, आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना कि बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल कंबाइन है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल से बन के एक हैवी मॉलिक्यूल बनाया है जिसको हमने नाम दिया है स्टार्च का, पहली बात। अब वो जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, ऐसा हो सकता है कि वो एक चेन में कंबाइन है, सिर्फ 1 और 4 की बॉन्डिंग है, मतलब एक शुगर का कार्बन नंबर 1 और एक का कार्बन नंबर 4 इन्वॉल्व है, तो उसको हमने नाम दिया अमाइलोज का। कुछ ऐसे हैं जिनमें ब्रांचिंग भी है, कार्बन नंबर 1 और 4 तो है ही है, आपस में जुड़े हैं, लेकिन ऊपर नीचे ब्रांचिंग भी हो चुकी है कार्बन नंबर 1 और 6 की, तो उसको हमने नाम दिया अमाइलोपेक्टिन का। तो इस तरीके से लीनियर स्ट्रक्चर भी बनता है, ब्रांच भी स्ट्रक्चर बनता है। दिस वाज ऑल अबाउट दी स्टार्च। यहाँ पे हमने अल्फ़ा, ये जहाँ मेंशन नहीं कर रहे हैं वहाँ अल्फ़ा शुगर ही है, बाय डिफ़ॉल्ट मान के चलो। सेलुलोज जो प्लांट्स के अंदर मिलती है, प्लांट की सेल वॉल के अंदर होती है। हम सबको पता है कि हम घास को डाइजेस्ट नहीं कर सकते, हमारी बॉडी जो है वो सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं करती, लेकिन काओ, बफेलोज ये सब सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सकती हैं। उसके पीछे बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि जो सेलुलोज है वो ग्लूकोज से मिलके बनी है। हम ग्लूकोज को डाइजेस्ट कर सकते हैं बट हम सेलुलोज को नहीं कर सकते। यहाँ पे डिफरेंस क्यों है कि जो सेलुलोज है वो एक पॉलीसेकेराइड है, बहुत सारे ग्लूकोज से मिलके बनी है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि बीटा फॉर्म से मिलके बनी है। हमारी बॉडी में अल्फ़ा फॉर्म मिलती है, दूसरी डी फॉर्म को मेटाबोलाइज कर सकते हैं अल्फ़ा और डी। बीटा वाली फॉर्म को मेटाबोलाइज हमारी बॉडी के एंजाइम नहीं कर सकते, जैसे एल फॉर्म को नहीं कर सकते थे, इसीलिए हम लोग सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। होता क्या है कि बहुत सारे बीटा ग्लूकोज मिले हुए होते हैं, अबाउट 6000 to 10,000, वो मिलके एक सेलुलोज बनाते हैं। ब्रांचिंग यहाँ पे नहीं होती, बॉन्डिंग क्या है, सिर्फ कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 की, मतलब एक शुगर ये, एक शुगर ये, एक शुगर ये। यहाँ ध्यान से देखना कि इसका कार्बन नंबर 1 का OH अपर साइड पे है, तो कार्बन नंबर 6 का OH भी अपर साइड पे है। जब ये दोनों सेम साइड पे होते हैं हम कहते हैं बीटा, जब ये दोनों अपोजिट साइड पे होते हैं तब हम कहते हैं अल्फ़ा। स्टार्च में अल्फ़ा वाले थे, यहाँ बीटा वाले हैं, तो इसीलिए ये जो बॉन्ड कहलाएगा वो क्या होगा, बीटा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसाइडिक तो है ही है, जब शुगर्स कंबाइन होते हैं तो वो ग्लाइकोसाइडिक है, अब जब बीटा वाली कंबाइन है तो बीटा ग्लाइकोसाइडिक है। बॉडी के एंजाइम्स अल्फा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड को ब्रेक कर सकते हैं लेकिन बीटा वाले को ब्रेक नहीं कर सकते। इवन गाय, भैंस, जो काऊ, बफेलोज हैं, सेलुलोज को डाइजेस्ट तो करती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके पास ये बीटा वाला एंजाइम है, एंजाइम उनके पास भी नहीं होता। एक्चुअली क्या होता है, उनके स्टमक के अंदर एक बैक्टीरिया पाया जाता है, रिम्यूनोकोकस। इस बैक्टीरिया के पास बीटा वाला एंजाइम होता है, इसीलिए वो सेलुलोज को डाइजेस्ट करता है। आई एम रिपीटिंग अगेन कि वी ह्यूमन बींग, cows and buffaloes, we all cannot digest the cellulose because our body does not contain alpha glycosidic ब्रेकेज एंजाइम। इस बॉन्ड को ब्रेक करने वाला एंजाइम हमारी बॉडी में नहीं होता। काउस की बॉडी में एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसके पास वो एंजाइम है जो बीटा बॉन्ड को ब्रेक करेगा, इसीलिए वो डाइजेस्ट कर सकते हैं। दीमक, जिसको हम इंग्लिश में टर्माइट कहते हैं, लकड़ी को खा जाती है। लकड़ी में मेजर कंपोनेंट क्या होता है, सेलुलोज। टर्माइट्स के पास ट्राइकोनिम्फा नाम का एक प्रोटिस्ट होता है जो इस बॉन्ड को ब्रेक करता है, इसीलिए वो लकड़ी को डाइजेस्ट कर सकती है। ठीक है, तो मेन हमने ये देखना है कि ये पॉलीसेकेराइड है, स्ट्रक्चरल है, स्ट्रक्चर बनाने में मदद करता है, बीटा ग्लूकोज से मिलके बना है, 1,4 की बॉन्डिंग है, बीटा वाला बॉन्ड है, इसीलिए बॉन्ड थोड़ा डायगोनल शेप में आता है और हमारी बॉडी इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकती। सेलुलोज के बहुत सारे यूजेस हैं। कॉटन फाइबर जो आप यूज़ करते हो उसमें मोर देन 90% सेलुलोज होता है। जितनी अच्छी प्योर कॉटन होगी उतनी थोड़ी हार्ड होती है वो। जूट के अंदर मिलावट होती है, उसमें 40% सेलुलोज होता है। तो आप ये कॉटन है, जूट है, ये सब किससे मिलके बने हुए हैं, सेलुलोज से। एक रेयॉन फैब्रिक आता है, सिंथेटिक फैब्रिक, उसमें क्या करते हैं, सेलुलोज के अंदर एक बेस को मिलाया जाता है तो फैब्रिक बनता है रेयॉन। इन होल सम हम कह सकते हैं कि बहुत सारे फाइबर्स बनाने में सेलुलोज इन्वॉल्व है, बहुत सारे फैब्रिक बनाने में इन्वॉल्व है। एक सेलुलोज एसीटेट नाम का एक केमिकल बनता है सेलुलोज की रिएक्शन से, वो ग्लासेस बनाने में हेल्प करता है जिसको कहते हैं शटर प्रूफ ग्लास। आपने देखा होगा कि गाड़ियों में ऐसे ऐसे शीशे आते हैं जिसपे पत्थर लगता है, क्रैक आ जाता है, लेकिन वो शीशा बिखरता नहीं है, दूसरों की आंखों में गिरता नहीं है। ऐसे ग्लास को कहते हैं शटर प्रूफ ग्लास।
आज अब जो ये शटर प्रूफ ग्लास बनाए जा रहे हैं वो किससे बन रहे हैं, सेलुलोज एसीटेट। बहुत अच्छी क्वालिटी की विंडोज़ होती हैं, उसमें भी ये ग्लास बनाए जाते हैं ताकि अगर कल को ग्लास पे कुछ चोट लगे, वो टूटे तो आँखों में ना गिरे, वो टूटा हुआ इकट्ठा ही रहे। उसको हम बोलते हैं शटर प्रूफ ग्लास, जिसमें क्रैक्स दिखाई देते हैं लेकिन वो बिखरता नहीं है। सेलुलोज नाइट्रेट, एक्सप्लोजिव बॉम्ब वगैरह में सेलुलोज नाइट्रेट को डाला जाता है। कार्बोक्सीमिथाइल सेलुलोज आइसक्रीम्स में यूज़ होता है, आइसक्रीम को स्मूथनेस देता है। ये सेलुलोज के फंक्शन है कि सेलुलोज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन द फॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स बहुत जगह पे यूज़ होती है, ग्लासेस बनाने में, आइसक्रीम्स में, एक्सप्लोजिव मटेरियल के अंदर और हमारे फैब्रिक्स बनाने के अंदर।